नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश क्या है साजिश का सच। यूएसएआईडी एक बार फिर से विवादों में आ गया है। 20 जनवरी से जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने सत्ता संभाली है तब से लगातार अब विदेशी सहायता पर तकरीबन 90 दिन हो गए हैं और रोक लगा दी गई है, जिसके बाद अरबपति एलन मस्क के नेतृत्व में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज ने शनिवार को कहा कि उसने भारत में मतदान के लिए 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग रद्द कर दी है। एक्स पर एक पोस्ट में डॉज ने घोषणा की, अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे निम्नलिखित आइटम्स पर खर्च किए जाने वाले थे, जिनमें से सभी को रद्द कर दिया गया है। इसमें शामिल है भारत में मतदान के लिए 21 मिलियन डॉलर, बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए 29 मिलियन डॉलर, नेपाल में फिस्कल फेडरलिज्म के लिए 20 मिलियन डॉलर। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य संजीव सान्याल ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज के इस दावे पर ही सवाल उठाया है कि उसने भारत में मतदान बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर और बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए 29 मिलियन डॉलर कैंसिल कर दिए। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर रविवार को एक पोस्ट में संजीव सान्याल ने कहा, यह जानना अच्छा लगेगा कि भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए खर्च किए गए 21 मिलियन डॉलर और बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए 29 मिलियन डॉलर किसने प्राप्त किए। वहीं नेपाल में फिस्कल फेडरलिज्म को बेहतर बनाने के लिए 29 मिलियन डॉलर खर्च किए गए और इसका तो जिक्र ही नहीं किया गया। संजीव सान्याल ने कहा, यूएसएआईडी मानव इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। वहीं डॉज के इस दावे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बीजेपी नेता ने कहा, मतदान के लिए 21 मिलियन डॉलर यह निश्चित रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप है। इससे किसे फायदा होगा? निश्चित रूप से सत्ताधारी पार्टी को नहीं। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ने अमेरिकी इन्वेस्टर और परोपकारी जॉर्ज सोरोस पर भारत की चुनावी प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने का भी आरोप लगाया। उन्होंने सोरोस और कांग्रेस के साथ साथ गांधी परिवार के बीच संबंध का भी संकेत दिया। दरअसल यूएसएआईडी कई वर्षों से विवादों में घिरा हुआ है। इस महीने की शुरुआत में बीजेपी के निशिकांत दुबे ने मांग की थी कि सरकार भारत में यूएसएआईडी फंडेड संगठनों की जांच करे। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे अधिकांश संगठन देश में अशांति फैलाने का काम करते हैं और उनके कांग्रेस पार्टी से संबंध है। दुबे ने दावा किया कि यूएसएआईडी फंडेड संगठनों ने अग्निवीर योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जाति जनगणना का समर्थन किया और देश में नक्सलवाद का समर्थन किया। तो इस पूरे साजिश का आखिरकार सच क्या है? और डॉज के दावे पर ही अब सवाल उठ रहे हैं। भारत में मतदान के लिए 21 मिलियन डॉलर को रद्द करना, डॉज की तरफ से यह प्रतिक्रिया आनी और डॉज का नेतृत्व तो अब हम आपको बता दें कि एलन मस्क कर रहे हैं। 21 मिलियन डॉलर के दावे पर अब इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार ने भी पलटवार किया है। उन्होंने यह भी कह दिया है कि यूएसएआईडी मानव इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। भारत में चुनाव के लिए विदेशी फंडिंग का रद्द होना और इसके ऊपर फिर लगातार प्रतिक्रियाओं का आना जारी है। यह भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई मतदान के लिए खर्च किए गए 21 मिलियन डॉलर मिले किसे? और यह भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप है। अमेरिका ने भारत में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की, यह एक बड़ा सवाल है। बीजेपी ने भी भारत में यूएसएआईडी फंडेड संगठनों की अब जांच की मांग की है। अमेरिकी इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस की मिली भगत के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रहार करती हुई नजर आ रही है और अब एक बार फिर से यह पूरा मामला विवादित हो गया है। और इसके पीछे की पृष्ठभूमि में यदि आप जाएं तो 20 जनवरी को जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना पदभार संभाला है तब से सभी विदेशी सहायता पर 90 दिनों की रोक लगा दी गई थी और जिसके बाद अब अरबपति एलन मस्क के नेतृत्व में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज ने शनिवार को कहा है और ये सारी बातें उसमें शामिल की हैं। तो अब इस पूरे साजिश को लेकर तमाम चुनावी प्रतिक्रियाएं और राजनीतिक हस्तक्षेप की बातें, ये सारी चीजें अब सामने आने लगी हैं क्योंकि साफ तौर पर जब
अरबपति एलन मस्क ने इन सारी बातों को कहा है, इसका उल्लेख किया है और उन्होंने ये पोस्ट में ये जानकारी साझा की है, जिसमें उन्होंने यह घोषणा की कि अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे निम्नलिखित आइटम्स पर खर्च किए जाने वाले थे, इनमें से सभी को रद्द कर दिया गया। और भारत में चुनाव के लिए विदेशी फंडिंग, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और किस ओर यह इशारा करता है, कौन इसमें शामिल है, ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में अब घर करने लगे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर नेता प्रदीप सिंह जी जुड़ चुके हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता विजय कौशिक साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत प्रदीप जी आप ही के साथ करते हैं। देखिए, अब चुनाव तो संपन्न हो गए, मैं लोकसभा के चुनाव की बात कर रहा हूं और हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में तमाम विधानसभा के चुनाव होते रहते हैं, लेकिन ये जो एक नया पिटारा खुला है, क्या यह मुसीबतों का पिटारा है? यह किसके लिए मुसीबत लेकर आएगा? क्योंकि इसकी गूंज अमेरिका से सुनाई दे रही है, लेकिन इसके झटके भारत तक महसूस किए जाने लगे हैं। आखिर $21 मिलियन का खर्च, वो भी मतदान के लिए, किसको फायदा पहुंचाएगा? कौन इसकी सहूलियत से आगे बढ़ना चाहेगा? और एक सवाल यह भी है कि आप सरकार में हैं, अब आपको यह जानने का अधिकार है और जनता को भी बताने का कर्तव्य है आपका कि आखिर यह पैसा आया कहां और गया कहां। निश्चित तौर पर शीतल जी, जब भी सरकारें किसी देश की बदलती है तो उनकी बहुत सारी पॉलिसीज भी बदलती है। हाँ। तो देखिए, शुरुआत तो हुई कि 90 दिनों तक रोक लगी। अब रोक लगी तो ये पता होना शुरू हुआ कि क्यों, किस किस को ये पैसा जा रहा था। अब क्या होता है कि जैसे आपने अपने ओपनिंग शुरुआती में बताया कि जो है जॉर्ज सोरोस जो है फंडिंग करते थे। अब ये जग जाहिर है हमारे देश की व्यवस्था में कि जॉर्ज सोरोस के संबंध किसके किसके साथ है ना। अब उनके संबंध किसके साथ थे और उन्होंने किस बात की तकदीस की है कि किन लोगों को फायदा हो रहा था, कौन सी व्यवस्थाओं को वो स्थापित करने के लिए ये फंडिंग कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे अब जब सरकार इस बात पे जब चर्चा शुरू हुई है तो बातें निकल के धीरे धीरे आएंगी भी बाहर, और जब बातें बाहर आएंगी, अभी तो ये शुरुआत मात्र है। और भारत ही नहीं, बगल में श्रीलंका में, नेपाल में भी ऐसे ऐसे लोगों को सहयोग किया गया जो कि व्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखते थे। अभी तो दिल्ली की ही सरकार बदली है केवल, और पता लगने लगा कि कहाँ कहाँ की व्यवस्था में और क्या क्या आ रहा था और क्या क्या फंडिंग हो रही थी और किस किस को क्या जा रहा था। निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि आप भी इस पे कार्यक्रम करेंगे कि किन विश्वविद्यालयों में कौन लोग कहाँ से स्थापित थे और किस प्रकार के कार्य कर रहे थे। तो जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी और जांच जैसे आगे बढ़ेगी तो क्या है कि अब सार्वजनिक संपत्ति का अतिक्रमण किया गया था, तो चाहे अपने देश में हो चाहे बाहर का हो, सबके चिट्ठे पत्ते खुलेंगे और खुलने के बाद सबको उसकी जो है स्थिति को जनता को अवगत कराया जाएगा। सिंह साहब, लेकिन देखिए, भारत और अमेरिका की यदि बात की जाए तो हम सब ये जानते हैं, भारतवासी जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे घनिष्ठ संबंध है, दोनों काफी मित्रवत हैं। तो अब चूंकि एलन मस्क जो डॉज का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने ये बातें कही हैं, तो क्या अब यह बात दूर तलक जाएगी? और क्या भारत अपने मित्रवत जो संबंध है अमेरिका के साथ, उससे एटलीस्ट उसे यह फायदा होगा, यह जानने में सहूलियत होगी? क्या अमेरिका में यह बताएगा कि यह सारी फंडिंग किससे की गई, कहां की गई? देखिए, उन्होंने जब इस फंडिंग को बंद किया तो उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण बोली कि भारतीय अमेरिकी करदाताओं का पैसा जो फालतू लग रहा था, ये उसको रोकने के लिए उन्होंने इसको बंद किया। तो जब वहाँ की सरकार अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी है, हर सरकार अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, तो जनता का ये अधिकार होता है, क्योंकि उन्हीं के कर से ये सारी व्यवस्था चल रही होती है। जनता का अधिकार है कि वो ये जाने कि उनका पैसा अगर दिया गया तो किसको मिला, कौन उसका लाभार्थी था, क्या उन्होंने काम किया। अरे आप उसको देखिए ना, जब ये रिपोर्ट वहां से बाहर हुई थी तो ऐसी ऐसी जगहों पे उस फंडिंग के नाम पे इथियोपिया में जो फंडिंग गई हुई थी और किस नाम से वो चल रही थी, उसको देख के आश्चर्य होता है और हास्यास्पद है कि किस नाम से लोग जो है पैसे को लूटने का प्रयास करते हैं। और खैर दूसरे किसी भी देश की संप्रभुता होती है, उस पर अत्यधिक बिना साक्ष्यों के बोलना कोई बहुत समझदारी की बात नहीं होगी। तो क्या यह प्रयास होगा कि यह जानकारी जुटाई जा सके कि भाई जो आपने ये बातें कही हैं, इन बातों के
जो मतलब है वो क्या है, ये प्रयास तो किया ही जाना चाहिए सिंह साहब। नहीं, निश्चित तौर पे तो वो सरकारों के बीच की बहुत सारी बातें होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप कोई शिगुफा छोड़ दिए बाहर 7 समुंदर पार से और उसके बाद बाकी लोग उस पर सिर्फ कयास लगाते रहे। आपने कुछ कहा है तो कुछ बताइए भी। नहीं, प्रारंभिक दौर में कुछ भी कहना, अधूरी जानकारी पे कहना या पूर्वाग्रह की भावना से कहना, ये मेरा जो है मानना ऐसा है कि ये बहुत जल्दीबाजी होगी, परिपक्व राजनीति की पहचान नहीं। ठीक बात है। कौशिक साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशिक साहब, अब देखिए एक नया, इसको क्या कहते हैं, पेंडोरा बॉक्स ऑफ ट्रबल्स कह सकते हैं। ये एक नया पिटारा खुला है और अपने साथ मुसीबत लेकर आया है। न जाने इन मुसीबतों पर नाम किसका लिखा है, लेकिन इशारा आपके तरफ भी किया जा रहा है इशारों में। और कहीं इस बात की अगर पड़ताल की गुंजाइश बनती है, कब बनेगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन क्या तब चीजें स्ट्रीमलाइन होकर बाहर आएंगी। कौशिक साहब, आप फर्स्ट ओपनिंग कमेंट दीजिए। ये जो नया मामला खूब तूल पकड़ रहा है, जिसमें यह बात निकलकर सामने आ रही है कि इतने $1 मिलियन भाई भारत में चुनावी प्रक्रिया के लिए, ये आप किस तरह देख रहे हैं कौशिक साहब? देखिए, एक कहावत आपने सुनी होगी, न सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। और मोदी जी और इनके चेले तमाम झूठ बोल रहे हैं कि ये फंडिंग केवल भारत के लिए थी। अमेरिका बहुत से क्षेत्रों के लिए फंडिंग करता है और उनमें एक फंडिंग ये भी है कि जो लोकतांत्रिक देशों में जहां वोटिंग के द्वारा सरकारें चुनी जाती है, वहां पर वोटिंग को अधिक से अधिक प्रोत्साहित कराया जाए। किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि ये बीजेपी को वोट देता है या ये कांग्रेस को वोट देता है। अगर ये लिखा हुआ होता ना तो मतलब फिर किसी चुनाव की जरूरत ही नहीं थी, समर्थक ही तय कर देते। तो लोकतंत्र में वोट का अधिकार इसलिए है, पहली बात। दूसरी बात, भारत सरकार जो कई सौ करोड़ रुपए खर्च करती है लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए कि वो निकले और वोट डालकर आए, तो इसमें कौन सी फंडिंग है? और भारत सरकार क्यों फंडिंग करती है इसमें फिर? अगर ये मान रहे हैं कि ज्यादा वोटिंग का मतलब बीजेपी के लिए खतरा, तो क्यों ना माना जाए कि इस देश में वोटिंग को हतोत्साहित करने का काम मोदी सरकार ने किया है, जिसके चलते 50, 55, 60 से ऊपर वोटिंग जा ही नहीं पाई। क्योंकि मोदी सरकार चाहती नहीं है कि ज्यादा वोटिंग हो, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ज्यादा वोटिंग होगी तो इनके खिलाफ जाएगी। तो ये तो लोकतंत्र के नाम पर धब्बा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और ये देश की जनता को समझ लेना चाहिए कि ये प्रोपेगेंडा के माहिर लोग हैं, इन्हें न देश से कोई मतलब है। ये कह रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ कि जॉर्ज सोरोस हो चाहे ट्रंप हो, वो भी ये नहीं बता सकता कि मतदान प्रतिशत बढ़ने से किसी सरकार, मौजूदा सरकार को खतरा बढ़ेगा। लेकिन मोदी जी और इनके जो शिष्य हैं वो बता रहे हैं, तो इसका मतलब मोदी जी इस देश में मतदान नहीं बढ़ने दे रहे, इसके लिए वो एक शर्मनाक स्थिति के लिए जिम्मेवार है। वो खुद लोकतंत्र के लिए खतरा बन गए हैं। वो खुद नहीं चाहते कि इस देश में मतदान प्रतिशत बढ़े, क्योंकि उससे वो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खतरा है। ये जो चुनाव है ना कौशिक साहब, ये अपने आप में ही एक दोधारी तलवार है और इसके ऐसे मायने हैं कि जिसके पक्ष में चीजें जाती हैं वो अच्छा है, जिसके पक्ष में नहीं जाती हैं वो अच्छा कैसे हो सकता है। बहुत सारे सवाल है, लेकिन चुनाव तो होना है। सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए सिंह साहब, साफ तौर पर आपके ऊपर आरोप है कि भाई आप जो है प्रतिशत के मामले में आप चाहते हैं कि वोटिंग बढ़े ही ना बढ़ेगा तो फायदा आपको होगा। एक सवाल है कि क्यों नहीं 60% से ऊपर वोटिंग होते जाता है? देखिए, कितनी समझदारी से उन्होंने पूरे मुद्दे का गोलपोस्ट ही चेंज कर दिया। मुझे उनसे कौशिक साहब आम आदमी पार्टी से आते हैं। नहीं, कौशिक साहब कांग्रेस के प्रवक्ता है। आम आदमी पार्टी अब बची कहाँ सिंह साहब दिल्ली? नहीं, ठीक है। अरे तो कौन सी दिल्ली में भी कौन सी जो है कांग्रेस बची हुई है? 3 बार तो 0 का उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है। तो बहरहाल देखिए, अब क्या है कि कौशिक जी का कहना और उनका दर्द एकदम वाजिब है, बहुत ही अच्छे तरीके से वाजिब है। क्योंकि कौशिक साहब भी जानते हैं कि उनकी जो है फंडिंग जो बाहर से मिली थी उसमें लाभ के पद पे कौन था, उस फंडिंग के लाभ किस किस को हुआ है कौशिक जी अच्छी तरह से जानते हैं। तो उनका रुदन करना बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि आपके पास कोई आम आदमी पार्टी के भी
है जो कि अपने तथ्यों को रखेंगे, नहीं रखते तो अभी दिल्ली विश्वविद्यालय की जो गवर्निंग काउंसिल थी उससे भी कुछ प्रकाश डाला जाता है कि कैसे करके जनता नहीं, आम आदमी पार्टी से आज कोई नहीं है। आज सिर्फ बीजेपी, देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां, एक विरोध में एक सत्ता पक्ष में, आप ही लोग दोनों हैं। आप ही के हवाले आज ये वतन है। नहीं, देखिए मैंने जैसा कि पहले कहा कि आधी अधूरी जानकारी, बिना तथ्यों के आरोप लगाना, ये एक समझदार राजनीति की पहचान नहीं होती है। आप देखिए अभी वहां से निकला है, उन्होंने बंद किया है, उन्होंने नाम बताया है, तो यहाँ स्वर उठे हैं हमारी पार्टी से कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर सरकार हमारी, हम जांच करेंगे कि पैसे कहाँ से आए। और वो जो फॉरेन फंडिंग बंद हुई है उससे तो सर पूरे दिन का कार्यक्रम किया जा सकता है कि आखिर ये फॉरेन फंडिंग के लाभार्थी कौन थे और किन कामों में उन पैसों को लेते थे। आप दिखाइए, 13 के नियमों में चेंज किया गया, कई लोगों की आने वाले बैंकों के खातों को सील किया गया। बहुत पुरानी बात नहीं है, कई सारी न्यूज एजेंसी भी इसमें परेशान हुई और इन्होंने जो है अपने अपने तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में आप बताइए, इन्होंने आरोप लगाया है कि वोट प्रतिशत बढ़ने नहीं देते हैं। तो वोट प्रतिशत बढ़ने नहीं देते हैं, आप भी तो एक राजनीतिक दल है, क्यों नहीं अपने समर्थकों को बोलते हैं कि आइए वोट प्रतिशत बढ़ाइए? आप क्यों नहीं निकलते? आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है, चलिए फॉरेन फंडिंग भी एक बार मिल जाती है, तो उस फंडिंग का सही सदुपयोग क्यों नहीं होता? आखिर मान लीजिए उस अमेरिकी एजेंसी ने पूर्व में आपको वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए दिए पैसे, तो क्या कारण था कि पैसे मिलने के बाद भी आपकी जो है वोट प्रतिशत नहीं बढ़ गया और केवल विरोध करना है तो आपने मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर दिया? और अब देखिए समय परिवर्तित हो चुका है। आज जनता के पास वो सारी जानकारियां होती थी जो 25 साल पहले सेंसर्ड होकर के 15-20 एडिटर होते थे, वही जो चाहते थे छपता था पत्र पत्रिकाओं में। आज डिजिटल के युग में, लेकिन सिंह साहब नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन सिंह साहब देखिए, एक बात है, अमेरिका बोल देता है अगर कि फलाना इतने $1 मिलियन की हम फंडिंग कर रहे हैं, आप फंडिंग कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो फंडिंग किस रूट से आ रही है इस पर भी तो गौर करना होगा। सरकार साफ तौर पर कर रही है, सरकारी खजाने में तो भाई ये पैसा नहीं आया है, तो ये पैसा क्या हवाला के माध्यम से आया है, ये पैसा क्या बिटकॉइन के माध्यम से आया है? हाँ, देश में अगर प्रॉपर रूट से पैसा आता है तो उस पर आरबीआई या संबंधित एजेंसियों की पूरी नजर होती है कि पैसा आ कहाँ से रहा है, बिल्कुल किस प्रारूप में आ रहा है और कैसे आ रहा है। निश्चित तौर पे अब अगर ये दूसरे रास्तों से आ रहा है तो उसके लाभार्थी कौन है? आखिर वो एजेंसियां जब और उस पर चर्चा करेंगी, अमेरिकी एजेंसियां, कि भाई हमने इनको पैसा दिया है, और वो जब प्रकाश में आएगा तो निश्चित तौर पे जो दोषी होगा वो पकड़ा ही जाएगा। वो कितनी देर तक बच सकता है? तो आप देखिए, ये जो बात कही गई है इसलिए भी कही गई है, देखिए ईडी जो है ना काफी एक्टिव है, कौशिक साहब, और ईडी इन सारे मामलों को देखती और समझती है, और खासकर यदि पैसे का रूट कोई इलीगल तरीके से आया है। अब मस्की साहब बेहतर जाने, अमेरिका बेहतर जाने कि भाई फंडिंग हुई तो कैसे हुई और होती रही तो कैसे होती रही है, किस रास्ते से आ रही है। अगर ईडी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, हस्तक्षेप करता है और चीजों को प्रयास करने की कोशिश करता है, तो कौशिक साहब आपको लगता है चीजें और बेहतर तरीके से खुलेंगी? देखो एक चीज बताऊं, हाँ, मैं सीधी बात करने में विश्वास है। बोलिए कौशिक साहब। ये जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। पहली चीज, ये जॉर्ज सोरोस का मामला जब पहले भी उठा था, कई साल से चल रहा है लगातार, बीजेपी से अपने फायदे के लिए जब मर्जी उठा देती है, तो हमने ये कहा कि अगर कोई बाहरी शक्ति हमारे देश में पैसा लगा रही है देश की सरकार को अच्छी करने के लिए, तो इसमें देशद्रोह का मामला भी बनता है और कई मामले बनते हैं। सरकार को इस मामले में तुरंत मुकदमा दर्ज करना चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं किया। कार्यवाही के नाम पर आज तक कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखिए, अमेरिका किसी भी देश के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग करता है तो पहली बात तो वो पैसा 1 नंबर में उस देश के वहां जाता है, आना भी चाहिए 1 नंबर में। आता ही है। आप मुझे बताओ, अगर ये 2 नंबरी पैसा होता तो क्या अमेरिका घोषणा करता कि मैं ये फंडिंग रोक रहा हूँ? बताओ ना आप मुझे। तो मतलब आप क्या चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं, मांग कर रहे हैं बतौर विपक्ष की भाई एकदम इसको क्लियर कट तरीके से अच्छे से जांच कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो, ये मांग कर? सर मेरी बात सुनो ना। हाँ बोलिए ना। उसमें हमारे कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, सरकार की खुद की जिम्मेवारी बनती है कि वो तुरंत मुकदमा दर्ज करे, गिरफ्तारियां करे। हाँ, और मैं तो कह रहा हूँ अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करे। हाँ, कि अमेरिका की इतनी हैसियत, इतनी औकात मोदी जी के रहते हुए हो गई कि वो इनकी सरकार को गिराने के लिए भारत में पैसा लगा रहा है मोदी जी के खिलाफ।
ये तो बड़ी लानत वाली बात है सरकार के लिए कि सरकार इतने साल से चुप बैठी है इस मुद्दे पर। क्यों नहीं सरकार ने कार्रवाई की? भाई अमेरिकी दूतावास तो बंद कर दीजिए भारत के अंदर आप। उनकी इतनी हिम्मत कि वो मोदी जी की सरकार को गिराने के लिए फंडिंग कर रहे हैं। ठीक है कौशिक साहब ने आपने बात की है तो एक हम क्विक टेक ले लेते हैं। सिंह साहब देखिए ये तो बहुत चुनौती तो आप ही को दे दी गई। विपक्ष अब आप ही से मांग कर रहा है भाई, विथ ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप सत्ता में हैं तो जो करना है आप ही को करना है, आप कीजिए। लीजिए सवाल पूछ रहे हैं जी। ठीक है, कार्रवाई होगी और जब कार्रवाई होने के बाद उसके फल आएंगे तो देखिएगा यही कांग्रेस के लोग बोलेंगे कि आप हमें फंसा रहे हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। आखिर लाभार्थी जो भी होंगे, जो फंडिंग आई, चलिए मान लेते हैं कि फंडिंग 1 नंबर से आई तो वो गई कहाँ? भारत में आई तो किसको किसको मिली? सारी जांच होगी। शुरू तो होने दीजिए ना। ईडी सीबीआई बहुत एक्टिव है, निश्चित तौर पर बहुत एक्टिव है और खोज के निकालेगी। नहीं ठीक है। और देखिए इन सारी बातों के बीच में एक ही बात है और एक शब्द है जांच। वो जांच जब होगी तभी बात आगे बढ़ेगी, लेकिन मामला बेहद जटिल है और चूंकि पैसों से जुड़ा हुआ यह मामला है तो ये अपने आप इतने साथ चलती हुई सारी चीजों को उलझा देता है। देखते हैं मामला कब सुलझता है। अब दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए बेहद शुक्रिया। तो क्या यह साजिश है? और यह साजिश है तो इसमें कौन शामिल है? पैसा 1 नंबर से आया, पैसा 2 नंबर से आया, किधर से आया, किधर गया, ये सारी चीज अब जांच के दायरे में है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या जांच होगी, और होगी तो कब होगी। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।